वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए एक ऐसी फैंटेसी कॉमेडी मूवी जो 1991 में रिलीज हुई थी। लेकिन हाँ, ये आपको भरपूर एंटरटेन करने जा रही है, इसकी गारंटी है, क्योंकि कहानी है इतनी इंटरेस्टिंग। एक प्लेबॉय जो लड़कियों को खिलौना समझता है, उनका इस्तेमाल करता है, और जब अगला खिलौना मिला तो पहली वाली को छोड़ देता है। उसने कई लड़कियों के दिल के साथ ऐसा खिलवाड़ किया होता है। उनमें से 3 लड़कियां उससे बदला लेने का करती हैं फैसला, और तीनों मिलकर उसे जान से मार डालती हैं। मरने के बाद स्वर्ग और नरक के बीच में अटका होता है वो। तभी भगवान उसे एक ऐसा ऑप्शन देते हैं, और दोस्तों, उस ऑप्शन को सुनने के बाद प्लेबॉय ने क्या किया, क्योंकि वो ऑप्शन था इतना खतरनाक। अब वो ऑप्शन को सुनकर क्या करेगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग ढंग से दिखाया गया है इस मूवी में, जिसका नाम है स्विच। तो वीडियो को एंड तक देखें, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में अपने हीरो को दिखाते हैं, जिसका नाम है स्टीव। उसकी आंख किसी लड़की पे पड़ी नहीं कि बस उसे तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है, और फिर उसका पूरा फायदा उठाता है, और फिर जब मन भर जाए उसे अपनी लाइफ से निकाल फेंक कर दूसरी को ढूंढ लेता है। यानी एक नंबर का प्लेबॉय। इसका कोई परिवार नहीं है, ये दुनिया में अकेला है और एक एड फॉर्म में काम करता है। एक दिन उसे मार्गो नाम की लड़की का कॉल आता है। स्टीव की गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि उसे एक नाम याद थोड़ी न रहता। वो पूछती है, तुम कौन सी मार्गो हो? वो भी कह देती है कि अरे कौन सी मार्गो, अरे मैं वही हूँ, चाइना स्ट्रीट वाली मार्गो यार। और कौन? अच्छा तुम, हाँ अब याद आया। बोलो बोलो क्या बात है? वो मैं ये कहना चाह रही थी कि लिजी और फ्लेसिया को तो तुम भूले नहीं होंगे, तो हम तीनों तुमसे मिलना चाहती हैं, कुछ पुराने दिनों को याद करना चाहते हैं, इसीलिए। स्टीव तो एकदम खुश हो जाता है कि एक के बजाय 3, अरे वाह लॉटरी लग गई। बोलो कहाँ मिलना है? वो कहती है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है मेरी जान, हम तीनों तुम्हारे घर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, वहीं पर थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, हम बस तुम्हें खुश करना चाहती है। तुम्हें से कोई एतराज तो नहीं होगा ना? क्या यार मार्गो, मैं क्या खाक एतराज करूंगा, तुम लोग कल शाम को मेरे घर पर आ जाओ, मजे करेंगे। असल में दोस्तों, जो ये मार्गो, लिसी और फ्लेसिया है ना, स्टीव की एक्स गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, जिनसे प्यार मोहब्बत के वादे करके स्टीव ने उन्हें ठगा था, और अपने काम बनते ही उन्हें छोड़ दिया। तीनों के अंदर अब स्टीव से बदला लेने की आग चल रही है, और इसीलिए इन्होंने मिलकर स्टीव का खात्मा करने का एक मास्टर प्लान बनाया है। इतना ही नहीं, वो नहीं चाहती कि स्टीव के हाथों और एक भी लड़की धोखा खाए। तो अगली शाम को तीनों स्टीव के अपार्टमेंट में आ जाती हैं। बाथटब में स्टीव तीनों के साथ भरपूर मजे लूटने की कोशिश करता है, पर तीनों उसके हाथ बांध देती है और कहती है, अब तुम इतना एंजॉय करने वाले हो कि एकदम स्वर्ग में पहुंच जाओगे। ये कहकर तीनों उसे बाथटब में ही डुबोकर मार डालती हैं, एंड फिर उसकी बॉडी को डिस्पोज करने का तरीका सोचने लगती है। लेकिन इतने में स्टीव बाथटब में से उठ जाता है। असल में वो मरा नहीं था, बेहोश हो गया था। वो तो इन तीनों के पीछे ही पड़ जाता है। लेकिन पता है, मार्गो अपने साथ एक गन लाई थी, जिसे उसने छुपा के रखा हुआ था। उससे वो स्टीव को शूट करके फाइनली मार डालती है। दोस्तों, यहाँ से सीधे दिखाते हैं स्टीव को एक अंधेरी जगह पर, यानी उसकी आत्मा खड़ी हुई है वहाँ पर। तभी ऊपर से तेज रोशनी आती है, और एक औरत और एक मर्द की आवाज आती है। वो कहते हैं कि सुनो बच्चा, तुम्हारी तीनों एक्सेस ने तुम्हें मार डाला, तुम मर चुके हो। स्टीव तो चिल्लाने लगता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। पर बच्चा, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा शरीर से निकल चुकी है, तुम जिंदा नहीं हो सकते। जरा 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे पाप और पुण्य का हिसाब चेक करता हूँ, तब पता चलेगा कि तुम्हें स्वर्ग भेजना है या फिर नरक। वैसे तुमने अच्छे काम तो बहुत किए हैं, जिससे तुम्हें स्वर्ग में जगह मिल सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा तुमने लड़कियों का शाप कमा के रखा हुआ है, और इसी वजह से तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। स्टीव तो कहता है कि नरक में मुझे गर्म तेल में डालकर फ्राई करेंगे क्या सर? प्लीज मुझे वहां मत भेजिए। तब औरत की आवाज आती है और कहती है, हम तुम्हें एक चांस देना चाहते हैं, तुम्हें वापस धरती पर भेजने को हम तैयार हैं, लेकिन तुम्हें वहां पर एक ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जो दिल से तुम्हें प्यार करती हो, यानी सच्चा प्यार करती हो, और अगर तुम सफल हुए तो स्वर्ग मिलेगा तुम्हें, वरना तुम्हारी धुलाई करके हम खुद तुम्हें नरक में भेज देंगे। स्टीव कहता है कि बस एक ही लड़की तो ढूंढनी है, मेरे पास वैसे भी बहुत ही स्टॉक है, उनमें से एक तो जरूर मिल जाएगी मुझे, जो मुझसे सच्चा प्यार करती होगी। मुझे मंजूर है देवी, हाँ, लेकिन एक बात बता दीजिए, अभी आप अपने वादे से मुकरेंगे तो नहीं ना? बेटा, भगवान पे शक मत करो, हम अपना वादा कभी नहीं तोड़ते, और तुम वापस धरती पर जा सकते हो। अब सीधे दिखाते हैं स्टीव को धरती पर। अपने अपार्टमेंट में लौट आया वो, और उसके शरीर में अब गोली लगने का निशान भी नहीं होता। लेकिन वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है जो स्टीव को नहीं देखता। ये असल में दोस्तों यमराज है। वो तो भगवान से पूछता है कि क्या बॉस, मैं कितनी उम्मीद लिए बैठा था कि ये नरक जाएगा और इसे गर्म तेल में फ्राई करवाऊंगा, आपने इसे ऐसा ऑप्शन देकर मेरे काम में टांग क्यों उड़ाया? भगवान कहते हैं कि उसने कई अच्छे काम भी तो किए हैं, लेकिन सिर्फ लड़कियों के मामले में वो थोड़ा खिसक गया था, जिसकी वजह से उसे नेगेटिव पॉइंट्स मिले हैं बस। लेकिन अगर उसने सच्चा प्यार करने वाली लड़की को नहीं ढूंढा तो उसकी जान तुम्हारी हुई समझो, फिर तुम उसको नरक में लेकर जाओ या कहीं भी। लेकिन बॉस, ये दिखने में तो ठीक ठाक लगता है, पैसे वाला भी है, इसके लिए ऐसी लड़की को ढूंढना बड़ा आसान है। अगर सिर्फ खूबसूरती और पैसों के बल पर इसे स्वर्ग मिलेगा तो इसका क्या फायदा भगवान? ये लाइफ में कुछ सीखेगा ही नहीं।
भगवान कहते हैं तो तुम करना क्या चाहते हो यमराज? बॉस वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे ऐसी सीख दूंगा कि इसकी जिंदगी का भी कोई मतलब निकल आएगा। और फिर इसके लिए भगवान भी मान जाते हैं। आपको क्या लगता है ये यमराज स्टीव को क्या पाठ पढ़ाने वाला है? अगर आपने गैस कर लिया है तो थम्स अप कीजिए दोस्तों लाइक बटन पर। तो यहाँ पर बात आगे बढ़ती है और यमराज स्टीव को ऐसा पाठ पढ़ाता है ना, जिससे कि स्टीव को पता चल जाए कि लड़की होने का मतलब क्या होता है, उसकी लाइफ में कितनी मुश्किलें भरी होती है। तो वो स्टीव को लड़की बना देता है। इस बात से बेखबर स्टीव रोज की तरह टॉयलेट जाता है, लेकिन बौखला जाता है यार। कहता है कि सिस्टम चेंज कैसे हो गया, शॉक में हो जाता है वो, और इस तरह शॉक में वो तुरंत बेहोश हो जाता है। अब जो स्टीव की पड़ोसन थी वो सिक्योरिटी को कॉल करके कहती है कि स्टीव के घर से किसी लड़की की चीख सुनाई दी थी। सिक्योरिटी तुरंत जाकर चेक करता है तो वहाँ स्टीव पड़ा होता है, मतलब पड़ी होती है। इतने में स्टीव को होश भी आ जाता है। वो आईना देखता है तो सीधा चिल्ला देता है, हे भगवान, मुझे लड़की ढूंढने के चक्कर में आपने मुझे लड़की बना दिया, धोखा दिया भगवान आपने मुझे, और देवी जी आपने भी। इस तरह बड़बड़ाते हुए वो अपना सर पीट रहा होता है। सिक्योरिटी पूछता है कि तुम स्टीव की कौन लगती हो बताओ। स्टीव कहता है कि मैं स्टीव की बहन हूँ, एक बुरा सपना देखा था इसलिए चिल्ला दिया और बाथरूम में बेहोश हो गई थी, कुछ नहीं था। और सिक्योरिटी भी कंफ्यूज होकर चला जाता है। अब स्टीव सोच में पड़ जाता है कि कल क्या हुआ था मेरे साथ। 3 लड़कियां आई और उन्होंने मुझे मार डाला, फिर भगवान ने मुझे एक चांस दिया और मैं वापस घर पर आया। सुबह तो मैं मर्द ही था, अचानक औरत कैसे बन गया? ओह, मुझे लगता है कि मैंने कितनी सारी लड़कियों को धोखा दिया था, तो मुझे उन लड़कियों की तकलीफों का एहसास दिलाने के लिए ही भगवान ने मुझे इस तरह बना दिया, शायद यही हो सकता है। और तब एक कॉल आता है जो स्टीव के फ्रेंड वॉल्टर ने किया था। अब स्टीव तो भूल जाता है कि वो लड़की बन चुका है, तो वो तो अपने स्टाइल में बोलता है, लेकिन आवाज तो लड़की की निकलेगी ना। वो कहता है कि हाँ यार वॉल्टर, कैसे हो तुम? वॉल्टर पूछता है, अरे आप कौन है? स्टीव फिर खुद को संभाल कर कहता है कि मैं स्टीव की बहन हूँ। पता नहीं ये स्टीव कहाँ चले गया सुबह सुबह। वैसे मुझे लगता है कुछ दिनों से बहुत ही डिस्टर्ब लग रहा था वो, और कह रहा था कि मैं ये घर, ये काम, ये सब कुछ छोड़कर कहीं जाना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे उसके बारे में अब तुमसे बात करनी है, कर पाओगे? वॉल्टर कहता है कि ठीक है, मैं एक बार में हूँ, तुम आ जाओ। लेकिन दोस्तों स्टीव सबसे पहले मार्गो के पास जाता है, क्योंकि उसी ने प्लान करके स्टीव की जान ली थी। पर उसका लड़की वाला रूप एकदम दुबला होता है, तो उसका पुराना ड्रेस बहुत ही ढीला होता है, एकदम जोकर लगती है वो, मतलब स्टीव लगता है। मार्गो सो रही होती है। स्टीव उसके पास आकर कहता है कि लगता है स्टीव की जान लेकर बड़े चैन से सो रही हो तुम। एंड वो चौंक कर उठती है और पूछती है तुम कौन हो? स्टीव कहता है कौन क्या है, मैं स्टीव हूँ, मरने के बाद लड़की बनकर जिंदा हो गया हूँ। मार्गो तो हंस पड़ती है इस पर कि ये तो हो नहीं सकता। लेकिन जब स्टीव उसके और अपने बीच हुए इंटीमेट बातें बताता है, और वो भी डिटेल्स में, कि स्टीव को किस तरह तुमने बाथटब में डुबोया था और फिर उसे शूट कर दिया था, तो वो बौखला जाती है। स्टीव कहता है कि मैंने लड़कियों के साथ जो किया, उन गलतियों को सुधारने के लिए भगवान ने मुझे लड़की का रूप दे दिया है। अब औरतें क्या करती हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं और क्या तकलीफ है, वो सब मुझे सिखाओगे तुम, समझी? अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं पुलिस को तुम्हारे उस कांड के बारे में सब कुछ बता दूंगा, सबूत के साथ। मार्गो यहाँ डर जाती है, लेकिन फिर भी उसे स्टीव की कहानी पर यकीन ही नहीं होता। फिर स्टीव वॉल्टर से मिलने बार में आता है। वॉल्टर कहता है कि स्टीव की तो कोई बहन ही नहीं है, तुम कौन हो? अब यहाँ स्टीव थोड़ा डगमगा जाता है और कहता है मैं उसकी सगी बहन थोड़ी ना हूँ, उसकी चचेरी बहन हूँ। वो स्टीव पता नहीं सुबह से कहाँ लापता है, शायद उसके ऑफिस में कुछ पता चले वहाँ उसने वहाँ पर कोई नोट वगैरह छोड़ा होगा, क्या पता कुछ उससे पता चल जाए। वॉल्टर कहता है तुम्हें कैसे पता कि वो ऑफिस में नोट छोड़ गया होगा? स्टीव भी कहता है कि तुम तो चुप ही रहो, ज्यादा सवाल मत करो, तुम्हें अपने दोस्त की फिक्र नहीं है क्या? कहकर वो वॉल्टर को अपने साथ ऑफिस लेकर जाता है। वहाँ उसके असिस्टेंट से वो पूछते हैं तो वो कहती है मैंने कल शाम को स्टीव को देखा था, सुबह तो वो यहाँ आया ही नहीं। वॉल्टर अब स्टीव की केबिन में चेक करता है, लेकिन वहाँ कोई नोट नहीं होता। तब स्टीव खुद कहता है कि मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। फिर वो अंदर जाता है एंड वो अपने हाथ का लिखा एक नोट लाया था दोस्तों, जिसे वो खुद ही टेबल के नीचे रखकर फिर उठाकर दिखाता है कि अरे ये रहा नोट, बताओ यहाँ पड़ा हुआ है। तो वो वॉल्टर को नोट देता है और रोने की एक्टिंग भी करता है कि न जाने मेरा भाई कहाँ चला गया। वॉल्टर उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि मैं स्टीव हूँ और अपने होशो हवास में ये नोट लिख रहा हूँ। मैं ये शहर, ये ऑफिस, अपने दोस्त और कॉलीग्स, इन सबको त्याग कर संन्यास लेने के लिए जा रहा हूँ, एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ और यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। मेरा काम अब मेरी बहन अमांडा संभालेगी। दोस्तों वैसे स्टीव की लेडी वर्जन का नाम है अमांडा। तो आगे लिखा हुआ है मेरी बहन अमांडा अब इंडस्ट्री में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, वो इस एड फर्म की तरक्की के लिए काम करेगी, प्लीज उसे हायर कर लीजिए। वॉल्टर बड़ा दुखी होता है कि अब उसका दोस्त कभी वापस नहीं आएगा। स्टीव के असिस्टेंट की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। स्टीव उसे सीने से लगा लेता है और दिलासा देता है, लेकिन असिस्टेंट तो फूट फूट कर रोने लग जाती है। स्टीव यहाँ खुश भी होता है दोस्तों कि लगता है मुझे कहीं और तलाशने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये लड़की तो मेरे जाने से इतना रो रही है, जरूर ये मुझसे सच्चा प्यार करती होगी। वो कहता है कि तुम रो मत सहेली, स्टीव जल्दी वापस आ जाएगा, तुम्हारा प्यार देखना उसको जरूर वापस लेकर आएगा। लेकिन असिस्टेंट स्टीव को घूरती है, क्या बात करती हो तुम? अरे तुम्हें पता भी है जब मुझे बेहद खुशी होती है तब मैं इस तरह रोती हूँ, ये खुशी के आंसू है। अच्छा हुआ उस मनुष्य आदमी से पीछा छूटा, कम से कम मेरा बस चलता ना तो मैं तो खुद उसको जान से मार डालती।
दोस्तों ये कहकर वो खुशी के आंसू बहाती भी बाहर चले जाती है। स्टीव मायूस हो जाता है कि ये तो उल्टा हो गया, मेरे जाने से ऐसे इतनी खुशी हो रही है बताओ। फिर ऑफिस में वो एक और लड़की से मिलता है और पूछता है कि स्टीव मेरा भाई था, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऑफिस में सब उसे पसंद तो करते थे ना, पर वो कहती है कि कौन उल्लू कहता है कि उसे स्टीव पसंद था। एक कागज पे लड़की शब्द लिखकर उसे दे दो ना तो घंटों तक उसके साथ पड़ा रहेगा तुम्हारा भाई। एकदम घटिया आदमी था वो, उसका तो नाम ही मत लो मेरे सामने और तुम भी निकल जाओ अभी। अब दोस्तों स्टीव रियलाइज करता है कि जो लड़कियां उसके सामने हंस हंस कर बात करती थी वो सच में उसके बारे में कितना गंदा सोचती हैं। उसे शर्म आती है खुद पर कि मैं इतना घटिया आदमी हुआ करता था क्या। लगता है तभी तो भगवान ने मुझे ये सजा दी है। दूसरी ओर मार्गो एक मंत्री के पास जाकर पूछती है कि क्या सच में इंसान का पुनर्जीवन हो सकता है? क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो पुनर्जीवन लेकर धरती पर आया है? वो भी कहता है कि चांसेस तो हैं, लेकिन इंसान वापस इंसान का रूप नहीं लेते बल्कि भेड़, बकरी, गाय, बिल्ली या किसी और जानवर का रूप ले लेते हैं। मार्गो ये सुनकर और दुविधा में पड़ जाती है। फिर स्टीव उसे बुलाकर लड़कियों के ड्रेसेस, एक्सेसरीज वगैरह के बारे में पूछता है। स्टीव के कहने पर मार्गो वहाँ कुछ मॉडल्स को लेकर आ जाती है जो कई तरह के ड्रेसेस, ज्वेल्स वगैरह पहनकर दिखाती है, पर स्टीव उनका कॉस्ट्यूम देखने के बजाय उन मॉडल्स को निहार रहा होता है। मार्गो तो सोचती है कि ये गधा चाहे जितने जन्म ले ले सुधरेगा नहीं। आखिर में स्टीव अपनी जरूरत की यानी लड़कियों वाली सारी ज्वेलरी और ड्रेसेस खरीद लेता है। सारे आइटम्स का टोटल बिल आता है $41,000 और स्टीव तो पूरे बिल को मार्गो पर थोप कर खुद चीजें लेकर घर आ जाता है। उसकी चाल देखो दोस्तों, हाई हील्स पहनकर उससे चला नहीं जाता। न जाने ऑफिस की लड़कियां रोज ऐसे हाई हील्स शूज पहनकर कैसे चलती होंगी, ये सोचकर तो वो और दुखी होता है। अगले दिन वो एक बार में वॉल्टर से मिलता है। नशे में वो कहता है कि मैं असल में स्टीव हूँ यार, मार्गो और उसकी फ्रेंड्स ने मुझे मार डाला, अब भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया है और लड़की का रूप दे दिया। वॉल्टर भी नशे में होता है और कहता है कि जो भी हो तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, पर मैं सच बता रहा हूँ तुमसे सच्चा प्यार हो गया है मुझे। पता नहीं दोस्तों वो नशे में कह रहा है या सच में कि वो स्टीव को यानी अमांडा को पसंद करने लगा है। स्टीव तो चौंक जाता है कि ये तो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। सोचता है कि ये नशे में बकरा होगा, यही सोचकर वो इस बात को सीरियसली नहीं लेता। अब दूसरी ओर मार्गो लिसी और फ्लेसिया को बताती है कि उस लड़की की चाल, उसकी बातें हूबहू स्टीव जैसी है। मुझे तो लगता है कि वो सच में स्टीव है जो मरने के बाद लड़की का रूप ले गया है। लेकिन लिजी और फ्लेसिया ये नहीं मानती। लेकिन वो लड़की हमारे कांड के बारे में सब कुछ जानती है, इसीलिए उसको ठिकाने तो लगाना पड़ेगा ही, वरना वो लड़की किसी भी वक्त हमें पुलिस में फंसा सकती है। यहाँ दोस्तों स्टीव उस लड़की की तलाश में होता है जो उससे सच्चा प्यार करती हो। तब उसे कोनी नाम की एक मॉडल याद आती है जिसके साथ वो कभी क्लोज हुआ करता था। जरूर उससे मुझे प्यार होगा, ये सोचकर वो वॉल्टर को लेकर कोनी के पास जाती है। वो कोनी को बताते हैं कि स्टीव एक लेटर लिखकर न जाने कहाँ चला गया। स्टीव पूछता है क्या वो तुम्हें कुछ बताकर गया है? सुना है वो तुम्हें पसंद करता था, क्या तुम भी उसे पसंद करती थी? इस तरह वो कोनी से सवाल पे सवाल करता है। कोनी का एक्सप्रेशन देखकर लगता तो नहीं कि वो स्टीव को पसंद करती थी, लेकिन दोस्तों वो ये भी कहती है कि हाँ थोड़ा पसंद तो करती थी। अच्छा थोड़ा पसंद करती थी, ओके ओके, तो क्या तुम उससे बहुत मिस करती हो? हाँ करती हूँ, लेकिन तुम ये पूछ क्यों रहे हो मुझसे? स्टीव ऊपर की ओर देखकर कहता है कि देखा भगवान, आखिर मैंने उस लड़की को ढूंढ निकाला जो मुझसे सच्चा प्यार करती है। अब तो मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी ना। कोनी भी सोच में पड़ जाती है कि ये जरूर कोई पागल औरत है जो इस तरह बातें कर रही है, पर ऊपर भगवान की तरफ से स्टीव को कोई जवाब नहीं मिलता। फिर भी दोस्तों स्टीव कोनी को नहीं छोड़ता और पूछता है कि तुम्हें जरूर स्टीव में कोई ना कोई अच्छा गुण तो दिखा होगा, उसकी अच्छाइयों के बारे में कुछ बताओ ना मुझे। कोनी अचानक भड़क जाती है और स्टीव को बुरी से बुरी गाली दे देती है। वो तो ये भी कहती है तुम उसकी बहन हो इसलिए और गाली नहीं दे रही हो, वरना स्टीव जैसे आदमी के बारे में तो बात करना भी मुझे पाप लगता है। हाँ तुम भी बड़ी आई भाई की तरफदारी करने वाली, निकल जाओ यहाँ से। स्टीव दोस्तों यहाँ बहुत इंसल्टेड फील करता है, लेकिन साथ ही उसे ये भी रियलाइज होता है कि वो कितना सेल्फिश हुआ करता था। अपने फायदे के लिए उसने कितनी ही लड़कियों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया। यार मैं इतना बुरा था क्या? सब मुझसे इतनी नफरत करती थी। अगले सीन में एक मीटिंग चल रही होती है जिसमें मैनेजर एक नए क्लाइंट के बारे में बता रहा होता है, लेकिन स्टीव उस पर ध्यान ही नहीं देता बल्कि अपने शूज का साइज चेक कर रहा होता है। मैनेजर घूरने लगता है तो स्टीव झट से पूछता है कि हाँ तो आप कह रहे थे क्या कह रहे थे आप? वो कहता है कि हम फॉक्सटेन कॉस्मेटिक्स नाम की एक बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। अगर आपका भाई होता तो वो उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जरूर जीत लेता। स्टीव स्माइल करके सोचने लगता है कि यार मैं तो स्टीव हूँ। वो भी खुद से कह देता है कि अरे आप बेफिक्र रहिएगा, फॉक्सटेन का एड कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा और एक काम कीजिए ये मुझ पर छोड़ दीजिए, ये जिम्मेदारी मेरी है। ये कहकर स्टीव शान से फॉक्सटेन की ओनर जिसका नाम शीला है उससे मिलने जाता है। शीला एक लेस्बियन है दोस्तों। उसे अट्रैक्ट करने के लिए स्टीव टाइट स्कर्ट और सुपर हाई हील शूज पहनकर जाता है। असल में मार्गो ने स्टीव को शीला का अपॉइंटमेंट दिलाया होता है।
उसने ही स्टीव से कहा था कि शीला एक लेस्बियन है और अगर तुम उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने में सफल हो गई तो समझो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा हुआ। तो वो भी शीला को इम्प्रेस करने में सफल भी हो जाता है और फिर उसको एक पार्टी में बुलाया जाता है। वहाँ पर ड्रिंक करने के बाद शीला स्टीव के साथ क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव को किस करने का मन ही नहीं करता। वो बड़ा अजीब फील करता है और वहाँ से तुरंत निकल जाता है। मार्गो उसको डांटती है कि तुम तो मर्द हो ना, फिर उसे किस करने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या थी। स्टीव कहता है पर पता नहीं यार, आजकल मुझे लड़कियों को देखकर पहले वाली फीलिंग नहीं आती। मार्गो उसका मजाक उड़ाती है कि लगता है तुम धीरे धीरे पूरी तरह लड़की बन रहे हो। ये सुनकर स्टीव को एहसास हो जाता है कि वो दिन प्रतिदिन औरत की तरह फील कर रहा है। दिन गुजरते हैं और स्टीव खुद को पूरी तरह से एक औरत जैसा फील करने में कामयाब हो जाता है। मतलब उसे पूरा फील होता है कि वो एक औरत है। इतना ही नहीं, वो अपने काम पर भी भरपूर ध्यान देता है, लेकिन एक औरत होने की वजह से ऑफिस में और वर्क प्लेसेस में जो प्रॉब्लम होती है वो उसे भी होती है। ऑफिस का एक आदमी हाथ धोकर उसके इर्द गिर्द घुमाता रहता है, उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। स्टीव जॉगिंग करने जाता है तो एक आदमी जानबूझकर उसे टच करने की कोशिश करता है। स्टीव तो गुस्से में उसे पानी में धकेल देता है। इस तरह दोस्तों रोज एक न एक कई तरह की प्रॉब्लम उसको आती रहती है। इसी बीच एक दिन शीला फिर कॉल करके कहती है कि उस दिन हमारी मीटिंग कुछ ठीक नहीं गई, क्यों ना हम एक बार फिर मिल लें। स्टीव यहाँ जाना तो नहीं चाहता, लेकिन फॉक्स 10 के कॉन्ट्रैक्ट के खातिर उसे शीला से मिलना ही पड़ेगा। अब दोनों एक पार्टी में मिलते हैं जहाँ शीला फिर एक बार स्टीव के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी स्टीव ये नहीं कर पाता और सच बता देता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए एक लेस्बियन की तरह तुमसे मिली थी। असल में मैं लेस्बियन नहीं हूँ बल्कि एक औरत हूँ। ये सुनकर शीला बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो सच में स्टीव को यानी अमांडा को चाहने लगी थी। सच सुनकर वो टूट जाती है। अब स्टीव को लगता है कि उसने एक बार फिर एक लड़की का दिल दुखा दिया। मरने से पहले उसने कई लड़कियों का दिल दुखाया था जिसकी वजह से उसे लड़की का रूप मिला था, लेकिन एक बार फिर वही गलती दोहराने का उसे बहुत दुख होता है और उदास होकर वो घर चला आता है। आधी रात को कमरे में कोई आवाज को सुनकर वो उठता है तो अब वो यमराज को देख पाता है। वो घबरा जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो, मेरे घर में क्या कर रहे हो। तब यमराज उसे पूरी कहानी सुनाता है और बताता है कि मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी लड़की को ढूंढ पाए हो जो तुमसे सच्चा प्यार करती है। खामखा अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो मेरे साथ नरक में, नरक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। स्टीव तो चिल्लाकर कहता है कि देखो तुम्हारे और मेरे बीच डीलिंग नहीं हुई थी, मेरी डीलिंग भगवान और देवी के साथ हुई थी और उन्होंने मुझे कोई डेडलाइन नहीं दिया था कि इतने दिन के अंदर तुम लड़की ढूंढ निकालो, समझे। मैं पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ और जरूर ऐसी लड़की को ढूंढ निकालूंगा और स्वर्ग भेजाऊंगा, देख लेना तुम। पर इसी बीच अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं भगवान से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, समझे। यमराज कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि तुम हार जाओगे और आखिर में तुम्हें नरक ले जाना पड़ेगा और मैं ही लेकर जाऊंगा तुम्हें। वहाँ पर तुम्हें गर्म तेल में ऐसा भूनूंगा कि देख लेना। इस तरह धमकाकर यमराज चला जाता है। अगले दिन फॉक्स 10 और अमांडा की एड कंपनी की एक मीटिंग होती है। असल में शीला ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान लिया था। मैनेजर कहता है कि देखो ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ अमांडा की वजह से, जिसने शीला को कन्विंस किया कि हम कितना बढ़िया काम करके दे सकते हैं। इस पर शीला ये भी कहती है कि मुझे भले ही अमांडा ने कन्विंस किया था, लेकिन फॉक्स 10 का क्लाइंट इंटरेक्शन एग्जीक्यूटिव होगा डैन। असल में दोस्तों डैन वही आदमी है जो ऑफिस में स्टीव को यानी अमांडा को परेशान करता रहता था, उससे फ्लर्ट करता था और क्योंकि अमांडा ने शीला को धोखा दिया था तो वो भी बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने अमांडा के बजाय डैन को अपना एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर दिया था। लेकिन स्टीव को इस बात की फिक्र नहीं थी क्योंकि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी है और वो है एक लड़की को ढूंढना जो उससे सच्चा प्यार करे। वो अपनी पहचान की सभी लड़कियों को कॉल करके स्टीव के बारे में अच्छा ओपिनियन लेने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन कहाँ यार, एक भी लड़की स्टीव के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कहती। स्टीव को तो खुद से अब नफरत हो जाती है कि मैं कितना बुरा और कितना सेल्फिश था, लेकिन वो अपनी लाइफ को अब चेंज करने की कोशिश करता है। बाल कट करके अपना ड्रेस और बिहेवियर चेंज करता है। एक दिन वो बार में वॉल्टर को बताता है कि मेरा भाई एक नंबर का घटिया आदमी था, औरतों को तो वो अपने पैर की जूती समझता था और उसने अपनी पूरी जिंदगी इस तरह लड़कियों को बर्बाद करने में गुजार दी। मैं तो चाहती हूँ कि वो नरक में जाए। वॉल्टर को उसकी एक भी बात समझ में नहीं आती। दोनों खूब पीते हैं। वॉल्टर नशे में धुत होता है और स्टीव उसे उठाकर घर ले जाता है। वॉल्टर पहले से अमांडा से प्यार कर रहा था दोस्तों, तो वो अमांडा के साथ क्लोज होने लगता है और क्योंकि स्टीव पूरी तरह से अमांडा बन चुकी है तो उसके अंदर भी प्यार की फीलिंग्स आ जाती है। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब स्टीव को पता चलता है कि कल रात क्या हुआ तो वो वॉल्टर पर बरस पड़ता है कि तुमने मेरे साथ ये क्या किया, तुम मेरे दोस्त थे, हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। स्टीव दोस्तों भले ही औरत बन चुकी है लेकिन दिमाग में उसके अभी भी यही थॉट्स हैं कि वो मर्द है और वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि वो एक आदमी के साथ इंटीमेट हो गया। इसी बीच वहाँ पर मार्गो आकर पूछती है कि ये सुबह सुबह घर सर पे क्यों उठा के रखा हुआ है तुम दोनों ने। और जब स्टीव उसे कल रात के कांड के बारे में बताता है तो वो हंस हंस कर पागल हो जाती है। तब वॉल्टर स्टीव से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
स्टीव तो उस पर बहुत गुस्सा होता है। इनकी बहस के बीच में मार्गो चुपचाप एक गन निकालकर सोफे के नीचे छुपा देती है। ये वही गन है दोस्तों जिससे मार्गो ने स्टीव को शूट किया था। असल में पता है, अब वो अमांडा को फंसाना चाहती है कि उसी ने अपने भाई स्टीव को शूट किया था। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि स्टीव की लाश नदी किनारे मिली है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वॉल्टर अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर बहुत रोता है, लेकिन स्टीव मुड़कर मार्गो को देखता है कि अच्छा, तुमने मुझे मारकर मेरी लाश को नदी में फेंक दिया। मार्गो को तो पहले से पता था कि पुलिस को स्टीव की बॉडी मिल गई है, इसीलिए वो अमांडा को फंसाने के लिए यहाँ पर गन रखने आई थी। और तभी पुलिस का कॉल भी आता है और वो अमांडा से कहते हैं कि आपके भाई की लाश मिली है, जरा आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाइए। स्टीव वहां पर जाता है। अपनी ही बॉडी को देखकर उसका सर चकरा जाता है। कई दिन पानी में रहने की वजह से लाश लगभग गल चुकी थी। स्टीव एकदम मायूस होकर घर लौटता है तो पूरा घर तहस नहस पड़ा होता है। सिक्योरिटी कहता है कि पुलिस ने यहाँ पर तलाशी ली थी और उन्हें यहाँ पर एक गन मिला था, जरूर आपको अरेस्ट किया जाएगा। और अब क्योंकि दोस्तों ये खून मार्गो ने किया था तो स्टीव सीधे मार्गो के घर पर जाता है। पर वहाँ अमांडा को फंसाने की खुशी में तीनों कातिल साथ में स्टीव का मजा ले रही होती हैं। स्टीव पहले मार्गो को पकड़कर बुरी तरह पीटता है, फिर उसे पानी में डुबोने लगता है। वो कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कोर्ट में सच कबूल कर दूंगी। स्टीव कहता है कि अगर पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया तो तुम्हें सच बताना पड़ेगा, वरना मैं सच बता रहा हूँ तुम्हारी जान ले लूंगा। ये वार्निंग देकर स्टीव चला जाता है। फिर क्या था दोस्तों, स्टीव हो जाता है अरेस्ट यानी अमांडा। और कोर्ट हियरिंग में जब मार्गो से पूछा जाता है तो वो झूठ बोल देती है कि मुझे लगता है कि ये काम जरूर अमांडा ने किया है और अपना जुर्म छुपाने के लिए ही वो हम सबसे झूठ बोलने लगी है कि मैं स्टीव हूँ और मरने के बाद मुझे भगवान ने औरत बना दिया और फिर धरती पे भेज दिया। बताइए, आप ही बताइए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? अब वॉल्टर बताता है कि एक दिन बार में हम दोनों ड्रिंक कर रहे थे, तब उसने मुझसे भी वही कहा था। पता नहीं वो सच था या झूठ, लेकिन उसकी बातें, उसकी चाल, उसके रंग ढंग, हर चीज मुझे स्टीव की याद दिलाती है। आखिर में दोस्तों स्टीव को विटनेस स्टैंड पे बुलाया जाता है और वकील पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम स्टीव बताता है। ये जवाब सुनकर तो जज भी बौखला जाते हैं और अमांडा को यहाँ से मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि अमांडा कोर्ट में गवाही देने के लिए दिमागी तौर पर फिट है ही नहीं और जब तक उसकी अकल ठिकाने नहीं आ जाती तब तक इस केस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। यहाँ से 6 महीने के बाद दिखाते हैं कि अमांडा अब प्रेग्नेंट है और बच्चे का बाप है वॉल्टर। वो अपनी वाइफ की बड़ी अच्छी देखभाल करता है। अमांडा भी दोस्तों अब भूल ही चुकी है कि वो मर्द था, क्योंकि अब वो पूरी तरह औरत बन चुकी है, शरीर से भी और दिमाग से भी। वो वॉल्टर के साथ रोमांस करने लगती है और बताती है कि मेरे पेट में बच्चा है और ये बात मुझे कुछ अलग ही फीलिंग दे रही है। इस तरह खुशी खुशी दिन बीतते हैं और दोनों शादी भी कर लेते हैं। आखिरकार अमांडा की डिलीवरी होती है और उस दर्द के जरिए वो पूरी तरह से औरत का दर्द भी समझ पाती है। उसे एहसास हो जाता है कि मर्द के रूप में वो किस तरह सोचता था, औरत के स्ट्रगल्स क्या हैं, उनका दर्द, उनकी अहमियत, इन बातों का उसे कुछ पता नहीं था, ना उसने जानने की कभी कोशिश की थी। औरतों को उसने हमेशा गलत नजरिए से देखा था और ये दर्द उसे औरत के स्ट्रगल के बारे में सब कुछ सिखा जाता है। आखिरकार वो एक लड़की को जन्म देती है, अमांडा मतलब यानी कि स्टीव। जब उस बच्चे को अमांडा के पास लेकर आते हैं तो वो बहुत ही क्यूटली अमांडा की एक उंगली पकड़ लेती है। ये देखकर अमांडा वॉल्टर से पूछती है कि आखिर मुझे वो लड़की मिल ही गई जो मुझसे सच्चा प्यार करती है। मेरी बच्ची मुझसे सच्चा प्यार करती है, यही तो है वो लड़की, मुझे मिल गई मुझे वो लड़की जिसकी मुझे इतने सालों से तलाश थी। इस तरह दोस्तों वो खुशी के मारे बड़बड़ाने लग जाती है। अपनी प्यारी सी बच्ची को फिर एक नजर देखकर उसका जी भर आता है। ओ नहीं, इसी खुशी के साथ वो दम तोड़ देती है। ये कैसी एंडिंग है यार। वॉल्टर रोने लग जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि अमांडा को इस तरह खो देगा। यहाँ पे दोस्तों 2 आवाजें आती है, एक तो अमांडा की और दूसरी भगवान की। भगवान पूछते हैं कि तुमने अपना काम पूरा कर दिया है, अब तुम स्वर्ग जा पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी और कोई भी इच्छा है तो बता दो। अमांडा कहती है कि क्या मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए देख नहीं सकती? भगवान कहते हैं तुम देख तो सकोगी, लेकिन तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम अब से मर्द बनकर स्वर्ग में रहना चाहोगी या औरत बनकर। अमांडा कहती है कि इस वक्त मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ से 5 साल के बाद दिखाते हैं कि अमांडा की बेटी अब बड़ी हो चुकी है। वॉल्टर उसे लेकर अमांडा की कब्र पर आता है। उसकी बेटी कब्र के पास जाकर बड़े प्यार से कहती है आई लव यू मम्मी, और फिर दोनों मिलकर अमांडा को श्रद्धांजलि देते हैं। ये सब कुछ अमांडा स्वर्ग से देख रही होती है। भगवान फिर पूछते हैं कि तुमने क्या फैसला किया है, और अमांडा कहती है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए औरत ही रहना चाहती हूँ। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको मूवी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।